नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग प्रेसिडेंट के कुछ वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। और अगर यही वीडियो देख लोगे तो वन डे एग्ज़ाम, जो लेखपाल का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, या कोई भी वन डे एग्ज़ाम है, तो इससे सॉल्व हो जाएगा अगर प्रेसिडेंट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो। अब वैसे डिटेल में तो हमारा वीडियो चल ही रहा है, पर ये वन लाइनर के वीडियो, वन लाइनर के प्रेसिडेंट का आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है, इन आर्टिकल 52 इट इज़ सेड दैट देयर विल बी वन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इन विच आर्टिकल इट हैज़ बीन सेड, सो इन आर्टिकल नंबर 52। सो ठीक है दोस्तों, तो ये पहला पॉइंट याद कर लेना कि अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, देखो, तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्र संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंदर होगी। ठीक है, ये देखो मैं लिखे दे रहा हूँ दोस्तों, कार्यपालिका शक्ति किसके अंदर होगी? राष्ट्रपति के अंदर होगी। तो बट आर्टिकल 53 says that the executive power of the union will be remain in the president of India। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 52 आप समझ गए हो, अनुच्छेद 53 आप समझ गए हो। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखो, भारत में किस प्रकार की शासन पद्धति को अपनाया गया है? ठीक है, तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, ये याद कर लेना। संसद हमारे यहाँ चलता है कि नहीं, लोकसभा और राज्यसभा, तो संसदीय शासन प्रणाली को भारत में अपनाया गया है। और ये तुमने देख लिया है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो एक फैक्ट ये हो जाता है कि ये एग्जाम में बहुत आता है कि भारत में किस प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया है, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अगला देखो, संसदीय शासन प्रणाली को कहाँ से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब देखो, भारत के संविधान में शामिल किया गया है, क्या भारत के संविधान में शामिल किया गया है? ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। ये मैंने अभी अनुच्छेद 53 बताया है ना, अनुच्छेद 53 यही है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, देखो, अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति करेगा। तो एक ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा कि भारत में का जो राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ उपराष्ट्रपति और जितने भी अधीनस्थ अधिकार एग्जीक्यूटिव पावर पर बैठे हुए लोग हैं और अपने अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 53 ये कहता है। ठीक है, अब भारत के राष्ट्रपति की स्थिति कैसी है? तो देखो, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे ब्रिटेन की महारानी की। ठीक है, जैसे महारानी, ब्रिटेन की जो महारानी तुम्हारी विक्टोरिया है, तो विक्टोरिया की जो पावर है ब्रिटेन में, वही राष्ट्रपति की, भारत के राष्ट्रपति की भारत में संवैधानिक स्थिति है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एक पॉइंट ये देखना, संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक शक्ति, ये थोड़ा इग्नोर करना, वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति किसके अंदर शामिल होती है? मंत्रिपरिषद के अंदर शामिल होती है। मंत्रिपरिषद वही जो मोदी और मोदी की जो कैबिनेट मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, तो ये भारत की मंत्रिपरिषद हैं। और इनका चीफ कौन है? इनका चीफ है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
ठीक है, और उसके भी सब संवैधानिक प्रमुख भारत का कौन है, वो है भारत का राष्ट्रपति। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? देखो ये पॉइंट ये कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति जस्ट लाइक अ रबड़ स्टैंप है, मतलब जो प्रधानमंत्री और जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति से कहने के लिए कहती करने के लिए कहती है, भाई ये करते हैं। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? ठीक है, तो राष्ट्रपति की योग्यताएं, ये भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। तो जैसे कोई भी एग्ज़ाम देते हो, जैसे नीट का एग्ज़ाम देना है, तो बिफोर गिविंग द नीट एग्ज़ाम यू शुड बी एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड पास्ड आउट, देन ओनली यू कैन गिव द नीट एग्ज़ाम। सो हर एग्ज़ाम के लिए यू शुड हैव सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू सिट एनी एग्ज़ाम। सो जैसे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए है, वैसे ही राष्ट्रपति के लिए भी होती है। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 58 में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है? मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन चुनाव का तरीका क्या होगा? तो अनुच्छेद 55 होगा। मैंने आपको राष्ट्रपति के जब शुरुआत में वीडियो चालू किया था तो मैंने आपको बताया भी है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत के द्वारा किया जाता है या प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये सब मैंने बताया है ना। तो अनुच्छेद 55 में यही लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला पॉइंट है 70वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा क्या डिसाइड किया गया? दिल्ली की विधानसभा है और पांडिचेरी की जो विधानसभा है, ठीक है, तो राज्य की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संविधान संशोधन द्वारा शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले बात को समझो कि संविधान संशोधन कब हुआ? ये 1992 में हुआ था। ठीक है, ये कौन सा संविधान संशोधन था? 70वां संविधान संशोधन था। 70वां संविधान संशोधन था ये। और इसमें ये क्या कहा गया है कि दिल्ली और पांडिचेरी दोनों राज्य की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। अब देखो भारत के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है ये भी देखो, मैंने पहले बताया हुआ है, पर ये वन लाइनर है तो इसमें एक एक फैक्ट है और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो पेपर में सीधे उठा के पूछते हैं, तो वो एक भी पॉइंट इसमें मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लोगे तो राष्ट्रपति कोई भी टॉपिक में मैं ये वन लाइनर फैक्ट जरूर करवाऊंगा अब आगे से, तो उससे तुम्हारा कोई भी फैक्ट जो है अगर सीधे पेपर आता है तो ज़्यादातर 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सीधे ही आते हैं जो हर साल आते हैं, रिपीट होते हैं, तो वो आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, लेखपाल का एग्ज़ाम हो चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम का, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो भारत के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो देखो भारत के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सभी विधानसभाओं के जितने भी विधानसभा हैं, कि जैसे यूपी है, ये दिल्ली और पौंडीचेरी अलग से क्यों नाम लिया जा रहा है? क्योंकि दे आर जस्ट लाइक ए यूनियन टेरिटरी, और कोई भी यूनियन टेरिटरी एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसे यूपी है, बिहार है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, तो ये सब जितने भी स्टेट्स हैं इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ये शामिल होते हैं। और कौन इसमें शामिल? देखो विधानसभा मैं कह रहा हूँ, विधान परिषद नहीं कह रहा हूँ। अगर विधान परिषद के जो चाहे निर्वाचित सदस्य हैं वो भी नहीं शामिल होते हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन से लोग शामिल हो गए, ये चीज़ क्वेश्चन बैठा लेना। कोई भी अच्छा पेपर बनता है तो ये ज़रूर पूछेगा। तो लोकसभा के
राज्यसभा के सभी विधानसभाओं के आल विधानसभा BS एंड दिल्ली एंड पौंडीचेरी इनके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये नहीं होता है कि मतलब सबको दिखाया जा रहा है कि किसको वोट दे रहे हैं। मतलब अगर देखो राष्ट्रपति कोविंद खड़े हुए हैं और एक और कोई अपोजिट पार्टी का खड़ा हुआ है, तो हर मेंबर जो वोट देने जाता है वो कैमरे के सामने दिखाता नहीं है कि मैंने इसको वोट दिया है। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, गुप्त मतदान होता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी की गई है? तो 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, मतलब डिफॉल्टर ना हो। ठीक है, बात को समझ गए? देखो, इसको काट देना। अब देखो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित और कितने सदस्यों के द्वारा अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? तो देखो ये थोड़ा गलत हो गया है। 50-50 लिखा था तो आगे एक गलती से लिख गया है। तो देखो 50-50, तो 50 लोग प्रस्तावित करें और 50 लोग अनुमोदित करें। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होगा तुमको कि 50 प्रस्तावित का मतलब क्या है, 50 अनुमोदन का मतलब क्या है। तो देखो एक उदाहरण से समझना। तुम्हारे कॉलेज में मान लो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। ठीक है, तुम्हारे कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और सब जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये कहा है कि ये ए है, मान लो ये ए एक पर्सन है, तो इसके लिए 20 लोगों ने प्रस्ताव रख दिया, स्कूल के ही लोगों ने। मान लो ये, चलो ऐसा करो, इसको ये है, इसको 85 कर दो। ठीक है, अब ऐसे समझना, तुम्हारे कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव हो रहा था और छात्र संघ के चुनाव के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये कहा आपसे कि कौन कौन लड़ना चाहता है चुनाव में। तो मान लो ए का नाम, ये ए जो मेंबर है इसका नाम 50 लोगों ने सामने रखा, कहा कि हम इनको चाहते हैं कि ये चुनाव लड़े छात्र संघ का। ठीक है, और 50 लोगों ने कहा कि 50 लोगों ने उनकी हामी में, उनकी जो उन्होंने कहा है उस पर हामी मिला दी। बात को समझे कि नहीं? 50 लोगों ने प्रस्ताव रखा और 50 लोगों ने उसके लिए पीठ थपथा, मतलब था एक तरह से अपनी सीट बजा दी। सीट बजाने का मतलब है सीट में हाथ रख के मारा। तो मतलब 50 लोग अनुमोदन कर रहे हैं, दे आर जस्ट सपोर्टिंग, जो मतलब उनको जो प्रस्तावक ने कहा है कि मैं इनको चाहता हूँ कि ये छात्र संघ का चुनाव लड़े। तो 50 लोगों ने कहा और 50 लोगों ने उसका समर्थन कर दिया। तो जिन्होंने कहा वो प्रस्तावक हो गए, जिन्होंने सपोर्ट किया वो अनुमोदक हो गए। ठीक है, तो कितने लोगों के 50-50 के द्वारा? चलो अब अगला देखते हैं। अनुच्छेद 59 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, ना ही राज्य के विधानमंडल का सदस्य होगा। और अगर वो इन सबका सदस्य, किसी का भी सदस्य है, मान लो लोकसभा का सदस्य है या राज्यसभा का सदस्य है या किसी विधान परिसभा या विधानमंडल का सदस्य है, ठीक है, विधान परिषद का सदस्य है, तो फिर जिस दिन ये राष्ट्रपति बनेगा उस दिन से उसका वो पद रिक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 59 कहता है। तो आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यही इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लो। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, पर यदि संसद के किसी सदस्य या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य है वो, तो
राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह निर्वाचित होने की तिथि से उसका पद रिक्त माना जाएगा। बात को समझे या नहीं समझे? चलो अब अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा है। बात को समझे कि कौन भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन एवरी 5 ईयर। ठीक है, आप बात को समझ रहे हो कि नहीं? अब अगला पॉइंट है, कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त ना करने वाले की जमानत जब्त हो जाती है। बात को समझे, मतलब मान लो कुल जितने भी वैध मत पड़े हैं उसका अगर कितना प्रतिशत भाग किसी एक कैंडिडेट ने प्राप्त नहीं कर पाया तो उसकी जमानत जब्त हो जाती। बोलते नहीं कि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये जीत नहीं पाएंगे। तो कुल वैध मतों का 1/6। तो देखो उदाहरण से समझो, जैसे 36 टोटल मत पड़े वैध, तो 36/6 करो, तो अगर जिसको 6 मत भी नहीं मिले उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, हम देखो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संकमणि, ये थोड़ा गलत लिखा है, एकल संकमणि मत प्रणाली के अनुसार होता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें मतलब कोई भी जैसे विधानसभा या विधान परिषद का जो जितने भी मेंबर बनते हैं वो किसके अनुसार, ये 1971 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी भी राज्य विशेष की जनसंख्या मानी गई है। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो देखो 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ था 2001 के द्वारा, कि अभी राज्य की जनसंख्या 1971 के अनुसार ही होगी। क्यों? अब बात को समझो। अब जैसे एक उदाहरण समझना, यूपी में 1971 में यूपी की जनसंख्या थी मान लो 10 करोड़। दस करोड़ जनसंख्या थी 1971 में। आज की तारीख में भारत की यूपी की जनसंख्या कितनी है? आज की तारीख में यूपी की जनसंख्या है 25-26 करोड़। ठीक है, तो 10 करोड़ जनसंख्या थी, तो उसी के हिसाब से विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403 सीटें हैं। ठीक है, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं। तो जनसंख्या के आधार पर ही इतनी सीटें हैं और वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे रहे हैं। और अगर 25 करोड़ के हिसाब से अगर तुमने अगर विधानसभा की सीटें करी, ठीक है, तो 25 करोड़ के हिसाब से अगर तुम विधानसभा की संख्या करोगे तो हो सकता है ये 500 पहुंच जाए। ठीक है, अभी तो 500 अधिकतम हो सकती है, 500 से अधिकतम नहीं हो सकती है, पर बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इनको बढ़ानी भी पड़ेगी। तो अभी इन्होंने कहा कि जो 1971 की जनसंख्या है इसी के आधार पर हर राज्य में विधानसभा में मेंबर होंगे। ठीक है, और वही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। ठीक है, बात को समझे कि नहीं समझे? तो ये 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा कहा गया। अब जब 2026 के बाद देखो पहला आंकड़ा जब आएगा तब ये बदला जाएगा। देखो अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो 5 साल का होगा, है ना? तो ये कहा गया अनुच्छेद 56 में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। अब देखो ये अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति किसको, ये अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति किसको वोट देता है? तो उपराष्ट्रपति को वोट देता है, अपना इस्तीफा दे देता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? उपराष्ट्रपति तुरंत जो है लोकसभा अध्यक्ष को इसकी त्यागपत्र की सूचना देता है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश।
और अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो कौन दिलाएगा भारत के राष्ट्रपति को शपथ? उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध जो वरिष्ठतम होगा या ज्येष्ठ होगा, ज्येष्ठ न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। अब देखो अनुच्छेद 60, तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण, उसकी लैंग्वेज की, उसकी भाषा का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है? तो राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है 14 दिन के बाद, 14 दिन पहले दे दो। उसके बाद में ये किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति का पर महाभियोग चलाया जाना है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट करना है, तो उसकी लिखित सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, मतलब जो राष्ट्रपति का महाभियोग होता है तो उसमें महाभियोग के जो वोटिंग होती है उसमें कौन कौन भाग नहीं लेता है और कौन कौन भाग लेता है? तो देखो जो महाभियोग में जो निर्वाचक मंडल होना है उसमें दिल्ली, पांडिचेरी सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो भाग कौन कौन लेता है? तो देखो संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं महाभियोग में, और वो लोग भी भाग लेते हैं जो नॉमिनेटेड थे लोकसभा और राज्यसभा में, पर उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में तो वोट नहीं किया था, पर राष्ट्रपति के महाभियोग में वो वोट करेंगे। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो अब देखो एक पॉइंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो राष्ट्रपति पर चलाया जाना है महाभियोग, तो इसमें कौन कौन भाग लेगा, कौन कौन नहीं भाग लेगा? तो देखो लोकसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर भाग लेंगे। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ मेंबर विल पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यही चीज़ राज्यसभा में भी होगी। ठीक है, और कोई भी इसमें भाग नहीं लेगा महाभियोग में, इतनी चीज़ याद रखो। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। किस आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होगी? तो अनुच्छेद 61 में कहा गया है जब राष्ट्रपति की पद मृत्यु, त्याग पत्र या महाभियोग या किसी अन्य कारणों से अधिक हो जाता है तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम 6 महीने के भीतर करवा लिया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण, मतलब संविधान का तुमने अतिक्रमण किया है उसके आधार पर चलाया जाता है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है, ये मैंने अभी बता दिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के 2/3 से पास होनी चाहिए। तो ये बात समझ गए हो? देखो जैसे लोकसभा में अगर 400 मेंबर, अगर मान लो देखो लोकसभा में अगर मान लो लोकसभा में 445 मेंबर उपस्थित हैं तो उसका 2/3 जो मेंबर होंगे, अगर ये तब अगर बात को समझो, हमें करना है राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए लोकसभा में मान लो वोटिंग हो रही है, लोकसभा में वोटिंग हो रही है और उपस्थित हैं 445 सदस्य। ठीक है, तो उसके 2/3 मेंबर अगर यस में वोट करते हैं तभी ये पास माना जाएगा, नहीं तो ये पास नहीं माना जाएगा। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका 2/3 होता है 297। ठीक है, तो अगर 297 लोगों ने यस में वोट कर दिया कि हाँ राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है और इसको हटाया जाना चाहिए, तो ये पास हो जाएगा, नहीं तो नहीं पास, गिर जाएगा ये। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद हो गया है तो कौन निर्णय लेता है? तो उच्चतम न्यायालय निर्णय लेता है। अनुच्छेद 71 के तहत उसको ये अधिकार दिया गया है।
देखो ये 78 है, ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, और संसद का सत्र आहूत करना, ये सब किसमें है? किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का अधिकार है। तो देखो ये इतना समझो, ये संविधान के अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी मामले में सूचना प्राप्त करनी है तो प्रधानमंत्री को वो कॉल करेगा और उससे सूचना प्राप्त करेगा। और ये अगला पॉइंट है, तो संसद का सत्र आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लोकसभा को भंग करने का, लोकसभा को भंग करने का किसका अधिकार है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। अब देखो किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 111 आर्टिकल है। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति, संसद ने कोई विधेयक पारित किया है और उस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए केवल एक बार लौटा सकता है, बार बार नहीं। अब अगला पॉइंट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोकसभा में राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीयों को नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, ठीक है। और राज्यसभा में कितने लोगों को नॉमिनेट करता है? 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। इनका क्षेत्र क्या क्या होता है? साहित्य होता है, विज्ञान होता है, कला होता है, समाज सेवा होता है। तो ये सब राष्ट्रपति का ये राज्यसभा में नॉमिनेट करने का अधिकार है। तो दोस्तों आज का ये वन लाइनर का जो डेडिकेटेड वीडियो है फैक्ट्स का, तो ये वीडियो आज का है दोस्तों, इसको अच्छे से देखना। और अभी आज ही में दूसरा वीडियो वन लाइनर का आएगा। तो अब जो है डेली वीडियो आएगा दोस्तों। इधर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी इसलिए वीडियो नहीं आ पाया है, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, इसको देखते रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।